ब्रह्मांड ब्रह्मांड में क्या होता है कि सन है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, दूसरे भी प्लेनेट घूम रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है और सब घूमते रहते हैं, अंतरिक्ष में ऐसे ही लटक रहे हैं। कहीं कोई रस्सी नहीं लगी, कहीं कोई सरफेस बेस नहीं है, फिर भी सारे पिंड, सारे ऑब्जेक्ट, अर्थ हो, मून हो, सन हो या तो फिर जुपिटर, मार्स, कोई भी प्लेनेट हो, सब आपस में ऊपर लटक रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो वो ऐसा क्या होता है कि भाई वो कहीं इधर उधर नहीं भाग रहे, सन के चारों तरफ बराबर चक्कर लगा रहे हैं। कौन? अर्थ। हाँ, और मान लिया ये सन है, अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, तो घूमते, अब सन की तो अपनी ग्रेविटी है, ये इसके अंदर खींच सकता है अपने आप को। ग्रेविटी क्या होती है भाई? जो अपने तरफ चीजों को खींचती है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पॉइंट ये है कि सन का चक्कर सूर्य का चक्कर अर्थ तो लगाती है, लेकिन वो सूर्य के अंदर क्यों नहीं चली जाती? सन उसे अपनी तरफ खींच क्यों नहीं लेता? तो खींचता है, अर्थ को भी सन अपनी तरफ खींचता है, लेकिन यूनिवर्स में दूसरे भी तो ग्रह हैं, दूसरे भी प्लेनेट हैं, दूसरे पिंड हैं, जरूरी नहीं कि प्लेनेट ही हूं, उपग्रह है, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो प्लेनेट के सिवा अंतरिक्ष में है, तो वो भी अपना अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, वो इसे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये बैलेंस बना रहता है। सन जितना अकेला अपनी तरफ ताकत लगा के खींच रहा है, उतना ही बराबर ताकत दूसरे ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर लगाते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई? पिंड आपका लटक रहा है अंतरिक्ष में, हवा में। ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि एक चुंबक इधर, एक चुंबक, चारों तरफ चुंबक लगा दिया, बीच में कोई कॉइन छोड़ दिया, अब कॉइन क्या होगा? बीच में लटकता रहेगा। अगर चुंबक सही डिस्टेंस पे लगा हुआ है मैग्नेट, तो मैग्नेट उस कॉइन को, आयरन का रहेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा, चारों मैग्नेट अपनी तरफ खींचेंगे और वो इधर भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं, क्योंकि अगर राइट हैंड जा रहा है तो लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींचेगा, ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा। इस जद्दोजहद में क्या होगा कि आपका कॉइन बीच में लटकता रहेगा। ठीक है, तो यही हम बात करने वाले हैं आज कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जैसा आप देख रहे हैं कि न्यूटन पहले भी लॉ दे चुके हैं। किसका? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, और भी बहुत सारे लॉ हैं, यहाँ तक कि जब आप इंजीनियरिंग में, कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी न्यूटन के लॉ पढ़ने को मिलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो कुल मिला के सिर्फ एक लाइन की बात की जाए तो ग्रेविटेशन वो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण वो बल है जो अपने से छोटे या बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स रखता है, यानी आकर्षण शक्ति रखता है, उसमें प्रतिकर्षण, रिपल्सन नहीं होता। क्या होता है भाई? सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और जनरली बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। लाइक दैट मैग्नेट, जैसे बड़ा मैग्नेट और छोटा मैग्नेट रख दिया जाए तो बड़ा मैग्नेट छोटे को अपनी तरफ खींचेगा। किस फोर्स से खींचेगा? किस फोर्स से खींचेगा, बस वही बात करने वाले हैं यहाँ पे। और वही फोर्स किस फोर्स से खींचेगा, वही लॉ दिया था न्यूटन ने। कैसे भाई? माना कि यहाँ पे आपका है अर्थ, अर्थ का मास है m2 m1, और यहाँ पे है आपका मून, कहीं भी यहाँ पे है मून, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, और इसका मास, द्रव्यमान क्या है? m1 m2, कुछ भी मान लो, m1 किसी को, m2 किसी को। अब क्या होता है कि ये मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है, लेकिन ये अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता जब ये अट्रैक्शन लगा के खींच रहा है? क्योंकि अर्थ तो बड़ा है मून की अपेक्षा, लगभग 1/80 गुना मून छोटा होता है, यानी 81 गुना अर्थ बड़ा है, तो ये तो मून को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन मून अर्थ पे नहीं गिर जाता, क्योंकि मून के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट अपना फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। ठीक, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये बात हो रही थी कि अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है, सूर्य चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कितनी ताकत से खींच रहा है? तो उसके लिए आपके साइंटिस्ट न्यूटन ने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 और एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 हो, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर हम कह दें r,
इनके बीच का डिस्टेंस, दूरी क्या कहते हैं, आर। तो इन दोनों पिंडों पे या ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली। तो प्रोडक्ट ऑफ मास क्या होगा भाई, m1 इंटू m2। फोर्स इज अ प्रोपोर्शनली ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास। देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, चाहे आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं चाहे टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज कभी भी कुछ लेके नहीं जाता, हमेशा दे के जाता है, ठीक है। और तो सीखेंगे कि आगे ये जो सृष्टि चल रही है, एक बार देख लेते हैं, पता चल जाएगा किस तरीके से सृष्टि चल रही है कि अंतरिक्ष में कोई ऑब्जेक्ट के बीच में कोई तार वायर कुछ नहीं लगा, फिर भी लटक रहे हैं सब। तो फोर्स अप्लाई है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। F proportionally product of mass of object and F is also inversely proportionally. Fourth is inversely proportionally. Inversely का मतलब 1 के अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फोर्स समानुपाती, बल समानुपाती होता है दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के, और बल इनवर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। क्लियर है बात। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो F प्रोपोर्शनली आ जाता है m1 m2 और अपॉन में r स्क्वायर। बना क्या भाई, ये भी F के प्रोपोर्शनल, ये भी F के प्रोपोर्शनल, हमने F का प्रोपोर्शनल दोनों मिला के एक ही लिख लिया। अब ये ऊपर है, ये r अपॉन में है, तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया और नीचे वाले को नीचे। यही है, इसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है कोई भी बड़ा वस्तु छोटे वस्तु को। ठीक, कहां पे, यूनिवर्स में। अर्थ की बात नहीं हो रही है, अर्थ के बाहर की बात हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ और मून की। अर्थ, आप मून, सन, अर्थ, सन, जुपिटर, मार्स, किसी की भी बात कर लो, लेकिन आउट ऑफ अर्थ की बात हो रही है। जब हम अर्थ पे ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशन नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये फोर्स जो अंतरिक्ष में लग रहा है, यूनिवर्स में लग रहा है, ब्रह्मांड में लग रहा है, कितना, F प्रोपोर्शनली m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा भाई, आपको पता है कि प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल आता है, तो यहां से प्रोपोर्शनल हटाइए, F प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल आया, और इक्वल के साथ हमेशा एक कांस्टेंट, तो यहां का कांस्टेंट क्या होगा, कैपिटल जी। क्या होगा कांस्टेंट, कैपिटल जी, जिसे नियतांक कहते हैं। और कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जी, कैपिटल जी को क्या कहते हैं, जी है, कैपिटल जी है। स्मॉल और कैपिटल फिजिक्स में बहुत मैटर करता है, लेटर कौन सा रिप्रेजेंट किसको किया जा रहा है, ये चीज ध्यान देना है। तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को दिखाता है, कैपिटल जी। और ये यहां लिख दिया, तो बाकी क्या बचा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसका, फोर्स का। और इसकी यूनिट तो पता ही है आपको, फोर्स चाहे कहीं भी रहे, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर आपसे यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की बात हो रही है, तो कैपिटल जी की वैल्यू और इसकी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो जरा इस फॉर्मूले को बदलो। यहां से कैपिटल जी बराबर क्या आएगा, जरा देखिए, ये तो यही रहेगा। अब r स्क्वायर चला गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड से इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, यानी F इंटू r स्क्वायर। और ये m1 m2 कहां चला जाएगा भाई, नीचे चला जाएगा, m1 इंटू m2। ये बन गया फॉर्मूला किसका, कैपिटल जी का। कैपिटल जी बराबर फोर्स इंटू r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास। अगर इसकी यूनिट लिखनी रहे तो यूनिट देखिए यहीं से निकल जाएगी। यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, r क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं भाई, मीटर में। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, हाँ, ये अंतरिक्ष की बात हो रही है, और अंतरिक्ष में डिस्टेंस प्रकाश लाइट ईयर में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। लेकिन अभी हम फॉर्मूले में जो भी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले जो भी लिख रहे हैं, इसमें जो यूनिट दिया जाएगा वो SI यूनिट ही दिया जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया है, मीटर लिया है, किलोमीटर भी नहीं। और मास का क्या होता है भाई, केजी। और कितने मास हैं, 2, तो केजी इंटू केजी का क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर।
ये यूनिट हो गई किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अच्छा, अब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या यही केजी स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो पावर में -2 हो जाएगा। कैसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पावर -2। ये दोनों यूनिट बराबर हैं, ये दोनों यूनिट इक्वल है, ये नीचे से ऊपर गया तो पावर क्या हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ये याद रखना है, 9th क्लास से शुरू हो जाता है ये, और ये चलता है अनंत काल तक, मेथड जब तक लाइफ चलेगी हमेशा हर जगह आएगा। जब भी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट की, तब ये चीज आएगी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये बात जरूर याद रखनी है। यहां F सिर्फ आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर छोड़ दी जाए तो वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर जाने का क्या है भाई, पलायन वेग। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी क्या होता है, पहली बात कि ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटेशन तो समझ में आया कि ग्रेविटेशन यूनिवर्स में लगने वाला फोर्स है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। इसको न्यूटन ने दिया था इसका लॉ। ग्रेविटी क्या होता है भाई, तो पहली बात कि अर्थ पे जो ग्रेविटी काम, गुरुत्वाकर्षण काम करता है, उसे हम गुरुत्व कहते हैं, यानी ग्रेविटी कहते हैं। अब अर्थ पे कैसे काम करेगा, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने छोड़ा तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप कि ग्रेविटी को, त्वरण को, पहली चीज तो हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से दिखाते हैं। और इसका स्मॉल, मान लिया कि ये अर्थ है, अर्थ पे यहां क्या है भाई, पोल, पोल है ना, और ये है आपका इक्वेटर। अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर जाता है। यहां ध्यान देना है कि जी की वैल्यू कैसे कैसे बदलती है। तो पहली बात कि जी की वैल्यू सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, सरफेस मतलब ऊपर जी रहेगा, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, निकाली जाती है। कहां से निकाली जाती है वो अभी हम लोग देखेंगे। खैर, अभी ये समझ रहे हैं कि जी की वैल्यू बदलती कैसे है। अगर आप सरफेस पे हैं, धरती पे हैं, और धरती के में गड्ढा खोद के अंदर घुसते जाओ, इसमें होल कर दिया और अंदर घुस रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ पहुंचोगे, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जी क्या है, जी वो ताकत है, वो पावर है जिससे कोई ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। कोई ऑब्जेक्ट यानी यहाँ अर्थ पे, अर्थ की बात होगी। आपने फील किया होगा कि आप क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई भी चीज वस्तु को फेंका, और जब फेंका आपने तो जैसे बॉल है, बॉल को आपने फेंका या हिट किया बैट से, तो कुछ दूर चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्लो होते होते अपने आप रुक जाएगा। क्यों रुकता है, क्योंकि जो बॉल ट्रेवल कर रहा है उसे दो तरीके के ताकत से लड़ना पड़ता है। पहला तो घर्षण, फ्रिक्शन, जो कि सरफेस की वजह से उत्पन्न हुआ हो, और दूसरा कि अर्थ अपनी तरफ हर चीज को खींच तो रही है ना, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को खींच रही है। किस फोर्स से खींच रही है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से खींच रही है, इतना ही फोर्स लगा रही है, ठीक है। और अगर हम कहें कि फोर्स क्या होगा, कि फोर्स भाई आपको इस वस्तु को यहां से प्लेस करना है, आगे बढ़ाना है, तो क्या करोगे, पहले तो इसको हटाने के लिए जितना इसका मास है, जितना इसका द्रव्यमान है यानी एम आपको क्या करना पड़ेगा, जितना इसका वजन है उतना हटाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही से उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। और पृथ्वी कितनी ताकत से खींच रही है, जी से, या आप इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, स्मॉल ए से दिखाया जाता है एक्सेलरेशन। जब ग्रेविटी की बात होती है तो ए को रिप्लेस कर दिया जाता है जी से, और कुछ नहीं। क्या इसी को आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, या F = mg भी लिख सकते हो। तो फोर्स का भी यहां से फॉर्मूला पता चल गया, बल का। बल क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और उसको हटाने में जितना हम अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, पृथ्वी का जो अपनी तरफ ग्रेविटी अट्रैक्ट करे उसके खिलाफ,
इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और बल की अगर परिभाषा देनी हो तो क्या बोलेंगे भाई कि बल वह बाह्य कारक है, जैसे ये वस्तु रखी है, अगर हम इसको पुश करें या पुल करें तो ये अपने पोजीशन को चेंज करेगी। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के ऊपर अप्लाई करने पर वस्तु अपने पोजीशन को या तो चेंज कर देगी या चेंज करने का प्रयास करेगी। कैसे? माना कि हमने इस मार्कर डस्टर पे लगाया बल, तो ये अपने पोजीशन को चेंज कर रही है क्योंकि इसके मास से हमारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर हम यही दीवार पे फोर्स लगाएं, बोर्ड पे फोर्स लगाएं, दीवार पे फोर्स लगाएं तो दीवार नहीं जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक? क्यों नहीं? क्योंकि जितना उसका जड़त्व है, जब हम लोग न्यूटन मोशन का लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का मोशन लॉ पढ़ेंगे, तब वहां देखेंगे कि पहला लॉ ही जड़त्व का नियम है। कैसे? जैसे कि आप बस में जा रहे हो, खड़े हैं बस में, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा और आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, या फिर खड़े हैं और बस रुकी हुई है, अचानक से जब बस चली तो आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जड़त्व के नियम से होता है, वो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। खैर अभी बात हो रही है जी की, स्मॉल जी की। तो पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध जितना हम वर्क करते हैं और जितना वस्तु का मास होता है उन्हीं का गुणनफल, उन्हीं का प्रोडक्ट बराबर होता है बल के। ठीक है? और जी की वैल्यू की बात हो रही है तो जी का वैल्यू पोल पे सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्विलेटर पे मिनिमम होती है। इक्विलेटर पे मिनिमम होती है और पोल पे मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे सरफेस से अंदर हम जाएंगे जी की वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अर्थ के दूर जा रहे हैं। ठीक? और अंदर क्यों घट रही है? क्योंकि सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है, सेंटर पे कोई फोर्स काम नहीं करता। अच्छा, अगर मान लिया कि अर्थ के घूर्णन गति को, इसका अपनी पोजीशन पे रोटेशन को तेज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर हम रोटेशन को तेज कर देंगे तो जी का मान घट जाएगा, और अगर रोटेशन धीमा हो गया तो जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है? और इसी में प्रैक्टिकल किया गया है कि अगर, किया नहीं गया है, साइंटिस्टों ने संभावना व्यक्त की है कि अगर पृथ्वी की जो घूमने की टेंडेंसी है, जो रोटेशन की टेंडेंसी है, अगर वो 17 गुना बढ़ा दी जाए, अगर वो 17 गुना बढ़ा दी जाए तो एक दिन 24 घंटे ना होके बल्कि 84 मिनट का हो जाएगा। यानी 1 घंटे कितने? 24 मिनट। 1 घंटे 24 मिनट का दिन होने लगेगा, दिन रात। कब? जब इसकी रोटेशन को तेजी बढ़ा दिया जाए। कितना गुना? 17 गुना। ठीक? ये थी छोटी सी जी के बारे में बात। हाँ, अच्छा, अगर हम बात हो कि क्या स्मॉल जी और अभी अभी हमने निकाला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो देख लेते हैं, स्मॉल जी या कैपिटल जी के बीच में रिलेशन है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा भाई ये रिलेशन? तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, F बराबर एम जी। F बराबर एम जी, अभी देखा ना, किसी वस्तु पे अप्लाइड फोर्स कितना होगा? वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्व, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। और थोड़ी देर पहले भी हमने F बराबर फॉर्मूला देखा था क्या, कि कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r²। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2। ये क्या है भाई? वो फोर्स जो यूनिवर्स में लग रहा है, ये वो फोर्स है जो अर्थ पे लग रहा है। और हमें रिलेशन चाहिए स्मॉल जी कैपिटल जी में, यानी एक अर्थ के लिए, एक यूनिवर्स के लिए। तो यहां दोनों इक्वेशन तो एस के बराबर है, यानी पहला इक्वेशन बराबर है दूसरे के। तो इसे हम लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में r²। लिख सकते हैं क्या दोनों को मिला के? क्यों? क्योंकि दोनों एस के बराबर है, दोनों एस के बराबर है। अब यहां से क्या, देखिए, जब हम अर्थ की बात करेंगे तो माना ये अर्थ है, एक मास अर्थ का है, कोई भी एक मास, और दूसरा मास क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ आ रहा है, और ये भी वो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे है या अर्थ की तरफ आ रहा है। तो 1 m इनकी बराबर हो जाएगी, 1 m बराबर हो जाएगा। अर्थ का मास बराबर नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे आ रहा है या अर्थ से अपनी तरफ खींच रही है, ये वही ऑब्जेक्ट है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। तो दोनों का मास क्या होगा? द्रव्यमान बराबर।
तो एम से एम कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m2 अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ पे आप m2 ना लिख के m ही लिख दो। क्यों? क्योंकि ये है मास ऑफ अर्थ। क्या है भाई? मास ऑफ अर्थ है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये चीज यहां से निकाली जा सकती है। कैसे? जी की वैल्यू रख देंगे। क्या होती है जी की वैल्यू? अभी लिखा था 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, और एम की वैल्यू अर्थ का मास रख देंगे केजी में 34, 10 के पावर 34, और आर रेडियस रख देंगे, रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे। रेडियस कितना होता है भाई? 6400 किलोमीटर। कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा। फिलहाल आपको तो वैल्यू से मतलब होना चाहिए। और हमने दो फॉर्मूले देखे और इनके बीच में रिलेशन भी देखा। इसी के साथ बात होती है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी, तो हो गया। एक आखिरी पॉइंट है लिफ्ट की, वेट ऑफ द बॉडी इन अ लिफ्ट। तो ये समझने वाली बात है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। सपोज करिए आप लिफ्ट में चल रहे हैं, ठीक, आप ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपका वजन लिफ्ट में बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, फील होगा। क्यों? क्योंकि आप तो खड़े हैं, नीचे से एक फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है। पृथ्वी तो अपनी तरफ खींच रही है आपकी बॉडी को। और यह भी याद रखना है कि ग्रेविटी वस्तु के, ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पे, उसके आकार पे, उसके रंग पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? ग्रेविटी सबके ऊपर बराबर अप्लाई होता है। खैर, जब आप लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपका भार बढ़ता हुआ फील होगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जो द्रव्यमान है, भार है, वो हल्का यानी कम फील होगा। लेकिन अगर लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर नीचे जा रही है तो भार ना ही बढ़ता प्रतीत होगा और ना ही घटता प्रतीत होगा। और जो कि लिफ्ट से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो सवाल ये आता है कि अचानक लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना वजन या अपना भार कैसा फील होगा? तो जब अचानक लिफ्ट नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, नथिंग मैटर, अचानक से डोरी टूट जाएगी तो लिफ्ट नीचे तेजी से भागेगी, और आप उसके सरफेस पे खड़े हो तो आप भी जाओगे। लेकिन लिफ्ट ज्यादा तेज होगी, आपका जो पैर है, जो सरफेस है, और लिफ्ट का सरफेस, दोनों के बीच में नैनोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, क्योंकि लिफ्ट तेजी से नीचे भागेगी और आपका जो बॉडी है वो भी उसके सरफेस पे रहने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में जो आपका भार है वो शून्य हो जाएगा लिफ्ट के अकॉर्डिंग, या जो महसूस होगा, शून्य भार महसूस होगा। क्लियर है? और यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाली है कि लिफ्ट अगर ऊपर से नीचे आ रही है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाए लिफ्ट के त्वरण से, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिफ्ट के त्वरण से कम हो जाए या ग्रेविटी का मान, तो क्या होगा भाई? पृथ्वी उतनी तेजी से आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी जितनी तेजी से लिफ्ट अपने में चिपका के रखेगा। तो जब वो नीचे की तरफ आएगी तो जो लिफ्ट में खड़ा रहेगा, सपोज दैट तो आप लिफ्ट की दीवार से चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उतनी तेजी से खींच नहीं पाएगी, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा अप्लाई हो गया। ठीक है? और यहाँ पूरे ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेविटी एक अट्रैक्शनल फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, रिपल्सिव फोर्स नहीं। क्लियर है?